गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, आपको याद होगा। और सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के सारे मेथड्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ वो टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन वगैरह सब मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है उस वीडियो में। आप एक बार अगर नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लें। हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज हमको नया फ्रेश टॉपिक शुरू करना है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बड़ा ही कन्फ्यूजियस टॉपिक है, और उसके बारे में हमको समझना होता है सॉल्युबिलिटी कैसे हम डिसाइड करते हैं, सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है। इसको ज़रा हम लोग देखें कि कैसे सॉल्युबिलिटी हम लोग किसी भी सॉलिड का या गैस का या लिक्विड का सॉल्युबिलिटी समझते किसको, क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो आपको बताया है कि एक सॉल्यूशन जो होता है, उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स, बाइनरी सॉल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ। एक सॉल्यूशन जो बाइनरी सॉल्यूशन है, और बाइनरी सॉल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट्स होता है सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्यूट। और ऐसा हम लोग सॉल्यूशन के बारे में कहते हैं कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन जो है वह एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। और जनरली हम लोग ये समझते हैं कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। लिक्विड की बात अगर करते हैं तो लिक्विड में अगर सॉलिड को हम डिसॉल्व करा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सॉल्यूट उसमें नज़र नहीं आएगा। जो भी सॉल्यूट हम डाल रहे हैं, सॉल्यूट का मतलब माइनर कंपोनेंट से है मेरा, माइनर कंपोनेंट, जो माइनर कंपोनेंट हम डाल रहे हैं ये विजिबल नहीं होते हैं, नॉट विजिबल। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया। इसको हम ये कहते हैं कि सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया। और उस केस में हम एक सेंटेंस यह भी इस्तेमाल करते हैं कि सॉल्यूट इज सॉल्युबल, सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। हम हमेशा ये बात कहा करते हैं, ये सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी को हिंदी में कह सकते हैं कि घुल जाना। तो घुल जाना मतलब डिसअपियर हो जाना, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देना। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है एक दूसरे में मिक्स कर जाना, मिक्स कर जाना। तो हम ये कह सकते हैं इंटरमिक्सिंग। सॉल्युबिलिटी का हम लिटरल मीनिंग क्या समझ सकते हैं? सॉल्युबिलिटी का लिटरल मीनिंग हम समझ सकते हैं इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग होमोजीनियसली। होमोजीनियस तरीके से अगर इंटरमिक्सिंग हो रही है तब उसको हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबल हो गया है, एक सब्सटेंस दूसरे में सॉल्युबल हो गया है। होमोजीनियस मिक्सचर अगर बना रहा है तो हम उसको कहते हैं सॉल्युबल हो गया है। सॉल्युबिलिटी में आप समझ रहे होंगे कि जैसे हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। अगर हम कहें कि एक सोडियम क्लोराइड है और शुगर, हम शुगर भी ले लेते हैं, चीनी, आप उसको डाल दीजिए एडेड इन वाटर, एडेड इन वाटर, पानी में डाल दीजिए। और दूसरा एडेड इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल
हमने मिट्टी के तेल में उसको डाल दिया, केरोसिन ऑयल में उसको डाल दिया, तो हम देखेंगे क्या कि यहाँ आप देखेंगे कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। वो नमक और चीनी इसमें डिसअपियर हो जाएंगे, मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस बनेगा। और यहाँ पर सॉल्यूट जो आपने डाला, सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड एंड चीनी शुगर रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड, ये डिजॉल्व नहीं होंगे, ये पेंदी में बैठे रह जाएंगे। और हम इसे क्या समझेंगे कि शुगर और सोडियम क्लोराइड केरोसिन ऑयल में सॉल्युबल नहीं है, वो सॉल्युबल हुए ही नहीं, वो डिजॉल्व हुए ही नहीं। तो सॉल्युबिलिटी का ये मतलब होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक इसके उल्टा अगर हम लेते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन ले लीजिए, नेफ्थलीन ले लीजिए और इस नेफ्थलीन को डालिए पानी में, पानी में डाल दीजिए और दूसरा डाल दीजिए बेंजीन में, बेंजीन में डाल दीजिए। तो देखिएगा यहाँ नेफ्थलीन डिसॉल्व नहीं होगा, नेफ्थलीन इज नॉट सॉल्युबल, नेफ्थलीन सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ नेफ्थलीन सॉल्युबल होगा, यहाँ होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। तो कुल मिलाकर हम आपको ये इन एग्जाम्पल्स से दिखाना चाहते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स की डिफरेंट सॉल्वेंट में अलग अलग हो सकती है। कहीं वो सॉल्युबल होगा, कहीं वो सॉल्युबल नहीं होगा, ये डिपेंड करता है, डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी जो है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इन सारे फैक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो जानी चाहिए कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करते हैं। एक कंपाउंड जो किसी खास सॉल्वेंट में सॉल्युबल है वही दूसरे सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है, आखिर उनके बीच में क्या केमिस्ट्री होती है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या कंडीशंस हैं सॉल्युबिलिटी के, ये हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चैप्टर के शुरुआत में मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की भी होगी और आपको याद होना चाहिए, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाया भी होगा। तो सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस, किसी खास सब्सटेंस का, पार्टिकुलर सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन पहला नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आप ले रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, वो कैसा सब्सटेंस है, पहली बात। दूसरी बात कि सॉल्वेंट कैसा आप ले रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो आपने सॉल्वेंट यूज करा है उसका नेचर क्या है। तीसरा फैक्टर हो सकता है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, और अगर कोई गैस है, कोई सॉल्यूट गैस है तो प्रेशर पे भी डिपेंड कर सकता है, प्रेशर पे भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन ये प्रेशर पे डिपेंड करने का जो कंडीशन हुआ वो स्पेसिफाई हो गया, किसी गैस के लिए ये लागू होगा, ये किसी लिक्विड के लिए लागू नहीं होगा या सॉलिड के लिए लागू नहीं होगा, ये स्पेसिफाइड है। ठीक, जैसे हम अगर कहते हैं वाटर, ये जो वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर में आपने देखा कि ये हमारा वाटर का स्ट्रक्चर है, तो यह जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, फिर इस पर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, ये
प्लस और माइनस, ये जो हुआ ये पोलर मॉलिक्यूल है, यह एक पोलर मॉलिक्यूल हुआ। और पोलर मॉलिक्यूल के कारण पोलर मॉलिक्यूल होने के लिए इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होता है, जिसमें मैंने आपको समझाया कि ये जो म्यू है ये है डाइपोल मोमेंट, आप जानते होंगे ये है डाइपोल मोमेंट। और इस डाइपोल मोमेंट से हम लोग पोलैरिटी को मेजर करते हैं। दिस इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी। किसी भी कंपाउंड में पोलैरिटी है कि नहीं है उसका मेजरमेंट करते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट से। तो हमारा वाटर जो है वह एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, इज ए पोलर सॉल्वेंट। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक। और सोडियम क्लोराइड NaCl एक पोलर कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। Na प्लस Cl माइनस एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो ये भी एक पोलर कंपाउंड हुआ, यह भी एक पोलर कंपाउंड हुआ। तो कहता है कि वाटर में सोडियम क्लोराइड आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होते हैं। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि पोलर कंपाउंड इज soluble in a polar solvent। एक पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। एक पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। जबकि आपने देखा कि हम अगर बेंजीन को, सोडियम क्लोराइड को, NaCl को अगर हम बेंजीन में डालेंगे C6H6 जिसका नाम है बेंजीन, तो बेंजीन में सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल नहीं होगा, नॉट सॉल्युबल। मैं यहाँ लिख सकता हूँ नॉट सॉल्युबल। तो इसका कारण है कि यह एक पोलर कंपाउंड है, यह एक पोलर सॉल्यूट हुआ। और बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है और इसीलिए यहाँ डिसॉल्व नहीं होगा। मैंने पहले ही कह दिया कि पोलर कंपाउंड ही पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर है, इसलिए हम इसमें डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी की बात समझ भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते हैं, यहाँ सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। तो ये बात हो गई कि हम एक जनरल बात कह सकते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स कि पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। ये सारी ये बातें हुई। जैसे आपने अभी देखा कि शुगर और प्लस वाटर, ये तो सॉल्युबिलिटी होती है इसमें, ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर तो ये बनाते हैं। तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि ये पोलर, शुगर तो पोलर कंपाउंड है नहीं, लेकिन इसमें है क्या? असल में ये समझना होगा कि आखिर शुगर डिसॉल्व होता क्यों है। तो देखिए, शुगर हुआ C12H22O11, ये शुगर है, ये सुक्रोज है। और इस सुक्रोज में दो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज में दो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और दोनों ही एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। ये सब आप जब थोड़े से और भी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये जो सुक्रोज हमने आपको कहा, सुक्रोज, इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं ग्लूकोज
और एक होता है फ्रुक्टोज, एक होता है फ्रुक्टोज। इसको भी समझ लेना है। ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6, दोनों का फार्मूला सेम है। इसका स्ट्रक्चर पे अगर जाइएगा तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है ये CHOH का होल 4 CH2OH। और कीटोन की बात करें तो कीटोन का स्ट्रक्चर फार्मूला अगर हम ड्रॉ करें तो कीटोन का फ्रुक्टोज का, नॉट कीटोन, CHOH का होल 3 और ये CH2OH, ये है फ्रुक्टोज, ये ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज। इसमें देख लीजिए कि एक तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जहाँ चार्ज का डेवलपमेंट होगा, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज आएगा। ये भी ऐसे शिफ्ट होगा तो इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज आएगा। तो एक तो पोलैरिटी हुई। दूसरी बात कि जितने भी OH बॉन्ड्स हैं, जिसको आप कहते हैं अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप्स जितने भी हैं वो सारे के सारे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो जैसे OH ग्रुप हुआ, तो ये हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण यह शुगर वाटर में सॉल्युबल होता है। आपको बता दूं कि आप दो कंपोनेंट्स अगर लेते हैं जिनको डिसॉल्व कराना है एक दूसरे में, तो उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। आप शुरू में चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ाया था आपको, अगर उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो वो एक दूसरे में सॉल्युबल होंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। अगर उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो उनका मिक्स कराना बड़ा ही मुश्किल है, वो मिक्स नहीं होंगे। तो यहाँ बात हो गई कि हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि ये लाइक डिजॉल्व लाइक की थ्योरी है कि पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। यह बात एकदम से गांठ बांध लेनी है, ये याद रखनी है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब एक बात और समझ लीजिए कि जब ये पोलर कंपाउंड्स सॉल्युबल डिजॉल्व होते हैं तो उसमें होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है डिजॉल्व होने का। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कोई भी कंपाउंड जो स्टेबल होता है उसके स्टेबिलिटी के लिए उसके स्टेबिलिटी को तोड़ना होगा। अगर डिजॉल्व कराना है तो उसको तोड़ना होगा। तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आता है ये भी समझ लीजिए इसके साथ साथ कि ये सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा Na+ और Cl- का, और इसी को कहते हैं हम लोग, मतलब ये जो रेगुलर अरेंजमेंट हुआ इसको हम लोग लैटिस कहते हैं। इस रेगुलर अरेंजमेंट को, आयंस के रेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग लैटिस कहते हैं। इसको हम लैटिस कहते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स को अलग करना एनर्जी चाहिए। अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं, अगर हम इसको तोड़ देना चाहते हैं, सोडियम में और क्लोरीन में, Na+ में और Cl- में अगर हम इसको तोड़ देना चाहते हैं तो एनर्जी की ज़रूरत होगी और वह एनर्जी लैटिस एनर्जी के बराबर होगा। ये जो प्रोसेस है, दिस रिक्वायर्स एनर्जी, और वह एनर्जी जो है वो कहलाता है लैटिस एनर्जी। मतलब इसके लैटिस को हम तोड़ना चाहते हैं तो हमको एनर्जी जो चाहिए वो लैटिस एनर्जी चाहिए। तो हमें चाहिए इसको तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी। अब वो लैटिस एनर्जी आएगा कहाँ से? इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन में समझा दूं कि जब आप NaCl को पानी में डालते हैं, H2O में डालते हैं,
तो ये Na+, ये आयनिक कंपाउंड है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। ये जो बेयर आयंस हैं ये बड़ा ही अनस्टेबल होते हैं। ये जो बेयर आयंस हुए, बेयर आयंस आर हाईली अनस्टेबल, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और इनकी इंस्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी पाना चाहता है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए ये जो Na+ आयन है या Cl- आयन है, कोई भी आयन हो, ये अपने चारों तरफ ये वाटर मॉलिक्यूल से अपने आप को घेर लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेता है और जब ये वाटर से सराउंडेड हो जाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आयंस हैं, आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड हो जाते हैं, घिर जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन। इस प्रोसेस का नाम हम लोग रखते हैं हाइड्रेशन। तो जब ये आप चारों तरफ से घिर जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब ये व्हेन आयंस आर सराउंडेड, आयंस आर surrounded by the water molecules, H2O molecules, जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स से सराउंड हो जाता है तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। और जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से एनर्जी घटेगी। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब एनर्जी का घटना, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इंक्रीजेज एंड एनर्जी डिक्रीजेज, तब उसकी एनर्जी जो है वो घट जाती है, एनर्जी डिक्रीजेज। तो जो एनर्जी घटती है वही एनर्जी हीट के रूप में बाहर आती है। जो एनर्जी घटी, द डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, the decreased amount of energy comes out in the form of heat, in the form of heat, और उसी हीट को हम लोग हाइड्रेशन इंथैल्पी कहते हैं। उसी हीट को हम हाइड्रेशन इंथैल्पी कहते हैं। इसलिए आपने गौर किया होगा कि जब कभी NaCl को वाटर में डाला जाता है, जब कभी NaCl को वाटर में डाला जाता है तो लिखते हैं हम लोग Na+ एक्वस, ये मतलब होता है हाइड्रेशन हुआ इसका, और Cl- एक्वस, इसका मतलब होता है कि ये इसका हाइड्रेशन हम लोग करवा रहे हैं, हाइड्रेशन हुआ। और हाइड्रेशन होने से जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट एनर्जी इज हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हुआ तो निश्चित रूप से उसका लैटिस टूट जाएगा, और लैटिस टूटेगा तो वह कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा। एक बार फिर से कह देता हूं कि अगर यह हाइड्रेशन एनर्जी, जो एनर्जी निकली, वह एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हुई, अधिक हुई, तो उसका लैटिस टूटेगा, निश्चित रूप से टूटेगा, और जब लैटिस टूटेगा तो वह कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा, निश्चित रूप से सॉल्यूबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इफ द हाइड्रेशन एनर्जी is greater than लैटिस एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगा, देन लैटिस विल बी ब्रोकन,
तब लैटिस टूट जाएगा एंड वी गेट सॉल्यूशन, और तब सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। और यही है मैकेनिज्म। दुनिया के किसी भी कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी में इस तरह का कंसेप्ट काम करता है कि अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है वह इंटरेक्शन इतनी एनर्जी दे रहा हो जो सॉल्यूट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए सफिशिएंट हो तो सॉल्युबिलिटी होगी, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि सिल्वर के जो हैलाइड्स होते हैं, सिल्वर क्लोराइड हुआ या सिल्वर ब्रोमाइड हुआ, सिल्वर आयोडाइड हुआ, ये सब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, उनका प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो मैं इस पर थोड़ी सी बात आपको समझा देना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं कि AgCl ये वाटर में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर। आखिर क्या खास बात है इसमें? तो वाटर में इनसॉल्युबल होने का कारण है कि सिल्वर क्लोराइड में Ag का साइज बहुत छोटा है। Ag प्लस एक्वस जब बनेगा तो इसका हाइड्रेशन हुआ और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होती है। हाइड्रेशन एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द लैटिस, और इसीलिए ये जो सिल्वर क्लोराइड है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। आप समझ गए होंगे, ये इनसॉल्युबल होते हैं और इसीलिए इनका प्रेसिपिटेट बन जाता है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का नाम कभी सुना होगा कि सिल्वर क्लोराइड जो है प्रेसिपिटेट के रूप में नज़र आ जाते हैं। तो बात कुल मिलाकर ये हुआ, अब जैसे सिल्वर का लैटिस एनर्जी बहुत कम होता है, तो लैटिस एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ये जो मैंने आपको बताया इसके लिए डाटा भी है, मतलब इनके हाइड्रेशन एनर्जी, उनके लैटिस एनर्जी का डाटा भी है। अब जब इसकी बात होगी, जब ऐसे टॉपिक्स की बात होगी तो वहाँ डाटा के साथ आपको समझाया जाएगा, और आप चाहें तो डाटा ढूंढ भी सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सॉल्युबिलिटी है वो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर बेस्ड है, डिपेंडेंट है। और एक बात तो हमेशा समझना चाहिए कि जब कभी कोई दो कंपाउंड्स को हम मिलाते हैं और उनके सॉल्युबल होने की बात हम समझना चाहते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी कंपाउंड हम डाल रहे हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो किसी एक कंपाउंड्स के इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर हो रहा है तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। पोलैरिटी भी कभी कभी तो पोलर कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और उनके केस में यही बात होती है कि उनके और वाटर के बीच का जो इंटरेक्शन है उससे इतनी एनर्जी नहीं रिलीज हुई जो उस खास कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ सके, और इसीलिए हम कहते हैं कि वो कंपाउंड सॉल्युबल नहीं हुआ, वो उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं हुई। तो ये बात मैंने आपको समझाया। कुछ कंडीशंस हैं कि सॉल्युबिलिटी किसी कंपाउंड की किसी खास सॉल्वेंट में कैसे होती है, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों को ये देखना है कि आखिर सॉल्युबिलिटी अलग अलग कंपाउंड्स की होगी तो क्या क्या असर पड़ेगा टेम्परेचर और प्रेशर का, हम लोग इसको जरा देखें। तो पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो सबसे कॉमन टाइप का सॉल्यूशन है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में हम इसकी बात करना चाहते हैं। तो अब सबसे कॉमन जो सॉल्यूशन है जो घर घर में देखने को मिलता है, शुगर प्लस वाटर, जिसको हम कहते हैं ना शरबत बनाना। तो यह एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, और होमोजीनियस मिक्सचर है मतलब ये सॉल्यूशन है। होमोजीनियस मिक्सचर ये सॉल्यूशन है। तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, मैंने ये कहा कि ये जो सॉल्यूशन है, ये इस तरह के जो सॉल्यूशन है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन है।
जो घर घर में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो घर घर में देखने को मिलता है वो सॉल्यूशन है ये। तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है कि सॉल्युबिलिटी के लिए कंडीशन है कि जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है इंटरेक्शन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से, दैट एनर्जी मस्ट बी सफिशिएंट टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ सॉल्यूट। वो तभी सॉल्यूबल होगा, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी की कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो हम सॉल्युबिलिटी के लिए कह सकते हैं कि फॉर सॉल्युबिलिटी एनर्जी रिलीज्ड एक ब्रॉड सेंटेंस में कह दें, ड्यू टू interaction between solute and solvent must be sufficient enough to break the bonds in solute। ये मैंने एक जनरल बात कह दिया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स के इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी मस्ट बी सफिशिएंट इनफ टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ सॉल्यूट, तभी सॉल्युबिलिटी होगी, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो जब हम और आप जब इसमें डिज़ोल्व कराते हैं किसी भी सॉलिड को लिक्विड में, तो हम एक बात करते हैं कि जो जैसे चीनी हमने पानी में डाला तो चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं, जिसे पानी में जाने लगते हैं, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। और कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि कुछ चीनी के दाने अपने आप एपियर भी हो गए उसमें। जैसे ठंडा कीजिए, चीनी का शरबत, खूब गाढ़ा शरबत बना लीजिए, उसको ठंडा कीजिए तो देखिएगा कुछ चीनी आपको एपियर मिल जाएगा, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो हम आपको इस दोनों के बारे में, पॉसिबिलिटीज के बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे हमने कहा कि हम एक सॉलिड को लिक्विड में डाल दिए, सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया, तो दो बातें हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सॉलिड डिसअपियर होगा, सॉलिड डिसअपियर्स स्लोली, धीरे धीरे सॉलिड गायब होने लगेगा। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। और एक ऐसा भी केस आएगा, मैं अभी समझाऊंगा आपको, कि सॉलिड स्ट्राइक्स ईच अदर एंड ए क्रिस्टल अपीयर्स। आपको कुछ क्रिस्टल्स नजर आएंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टलाइजेशन होता कैसे है ये हम आपको समझा देते हैं कि अगर हमने सॉलिड लिया और उसको डाला है लिक्विड में, सॉलिड को डाला है लिक्विड में, तो हम तीन पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, हम तीन संभावनाएं समझते हैं। जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन हो सकता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बने, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बने। दूसरा हो सकता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने।
और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने। ये बातें काल्पनिक हैं लेकिन पॉसिबिलिटीज है। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि हम अगर उसमें थोड़ा सा और सॉल्यूट मिलाएंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि किसी खास टेम्परेचर पे जब हम उसमें मिला चुके हैं, डिसॉल्व करा चुके हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब हम अगर डालेंगे उसमें तो कुछ भी डिसॉल्व नहीं होगा, वो अनडिसॉल्व रह जाएगा। और सुपर सैचुरेटेड का एक कंसेप्ट है कि एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जब हम एक क्रिस्टल डालेंगे उसमें सॉल्यूट का और पूरा का पूरा सॉल्यूट क्रिस्टलाइज्ड आउट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो सुपर सैचुरेटेड हो चुका है। ऐसा बड़ा मुश्किल होता है, ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। हम बात कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि कुछ सम सॉल्यूट कैन बी एडेड, some solute can be added। सॉल्यूट को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। no more solute can be added, no more solute can be added। इसमें हम सॉल्यूट मिला ही नहीं पाएंगे, जो भी डालेंगे वो अनडिसॉल्व रह जाएगा। और यहाँ कहता है कि एडिशन ऑफ ए सिंगल क्रिस्टल, एडिशन ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल may cause the separation of solute and solvent, separation of solute and solvent। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सेपरेशन कर दे तो वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम इसकी बात नहीं करते। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो भी आप एडिशनल, ये कह देता हूं मैं कि एट द गिवन टेम्परेचर, एट द गिवन टेम्परेचर द एडेड सॉल्यूट, जो सॉल्यूट हम डालेंगे, एडेड सॉल्यूट remains undissolved, remains undissolved, वो अनडिजॉल्व्ड बच जाएगा। पेंदी में जो भी कंटेनर है उसके पेंदी में ये अनडिजॉल्व्ड बच जाएगा। हम उसको कहेंगे कि दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाता है, अब उसमें आप कुछ भी एडिशनल सॉल्यूट नहीं मिला सकते हैं, उस समय क्रिस्टलाइजेशन भी शुरू हो जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के समय क्रिस्टलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है और उस समय डिसोल्यूशन का जो रेट होता है वह क्रिस्टलाइजेशन के रेट के बराबर होता है। जो जिस रेट से डिसोल्यूशन होगा उसी रेट से क्रिस्टलाइजेशन भी होगा। तो हम एक सेंटेंस ये लिखना चाहते हैं कि इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जो डिसॉल्व हो रहा है उसका रेट बराबर होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है। और सॉल्युबिलिटी की भी बात यहीं पर करते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट that can be dissolved into the specified amount of solvent to make the saturated solution। ऐसा नहीं, सॉल्युबिलिटी की बात जैसे मान लीजिए, और हर एक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी अलग अलग हुई, जैसे कि चीनी ज़्यादा डिजॉल्व कराया जा सकता है,
शुगर उससे कम डिजॉल्व कराया जा सकता है। तो सभी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। तो मैं एक जुमला ये लिखना चाहता हूं कि सॉल्युबिलिटी इज द maximum amount of a substance कोई और नहीं, वो सॉल्यूट है, that can be dissolved into a specified amount of solvent to get सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने इसलिए ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए हम किसी सब्सटेंस का जितना मैक्सिमम अमाउंट किसी स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है मैंने आपको समझा दिया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसी का बनाए हुए हैं, सपोज कीजिए कि हमने इसमें पानी ले लिया और उस पानी में चीनी डिसॉल्व कराया हुआ, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर का ये सॉल्यूशन हमने लिया और ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, तो इसके पेंदी में कुछ ग्रेन्यूल्स चीनी के बच जाएंगे। अनडिसॉल्व्ड शुगर। और आप ऐसा भी देखेंगे कि वो जो शुगर अनडिसॉल्व्ड है उसका शेप परिवर्तित हो रहा है, वो बदल रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना चुके हैं हम, उस समय भी कुछ शुगर डिसॉल्व भी हो रहा है और कुछ शुगर क्रिस्टलाइज्ड आउट भी हो रहा है। और ये किसी खास टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है सॉल्युबिलिटी, तो टेम्परेचर किसी खास टेम्परेचर पे होता है। तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, उस केस में भी डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन दोनों जारी रहता है। ये अलग बात है कि दोनों का रेट बराबर होता है। अब हम बात कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, हम लोगों को ये समझना है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए जो भी डिसोल्यूशन है इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो भी डिसोल्यूशन हो रहा है इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मीनिंग आप समझते हैं, या एक्सोथर्मिक हो। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H का वैल्यू निगेटिव होता है। जैसे आप जब चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि ग्लास एकदम ठंडा हो जाता है। यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक हुआ। इसका मतलब हुआ कि शुगर प्लस वाटर, और तब ये हीट लेता है, तब बनाता है ये सॉल्यूशन।
तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि जब हम इस पर स्ट्रेस डालेंगे, मतलब इसको गर्म करेंगे, तो इक्विलिब्रियम से सॉल्यूशन के साइड शिफ्ट करेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, solubility increases on increasing temperature, increases on increasing temperature, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कब? जब वह डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होगा तब। अगर एक्सोथर्मिक हुआ, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हम लाइम को, चूना को पानी में डालते हैं तो बर्तन पूरा गर्म हो जाता, खौलने लगता है, तो वो एक्सोथर्मिक हुआ। एक्सोथर्मिक हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर हम सॉल्यूट प्लस वाटर लेते हैं या सॉल्वेंट लेते हैं तो ये बनाता है सॉल्यूशन प्लस हीट, सॉल्यूशन प्लस ये हीट रिलीज करता है। इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी इसकी घटेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इसकी घटेगी। तो ये बात हुई कि टेम्परेचर का क्या असर होगा। यही कारण है कि जब कभी आपको शरबत बनाना होता है तो आप नॉर्मल वाटर में चीनी को डिज़ोल्व कराते हैं, ना कि फ्रिज से निकाले हुए वाटर में। अगर फ्रिज से निकाल कर पानी में शरबत चीनी मिलाइएगा तो चीनी डिज़ोल्व ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो उसको नॉर्मल वाटर में या इवन कि गर्म पानी में अगर डिज़ोल्व कराते हैं तो जल्दी शरबत बनेगा, तुरंत बन जाएगा, और तब आप उसको ठंडा कर लीजिए। तो कहना ये है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वैसे ही अगर आपको चूना घोलना है तो आप गर्म पानी में चूना घोलिएगा तो जल्द अच्छा सोल्यूशन नहीं बनेगा, लेकिन ठंडे पानी में डिज़ोल्व कराइएगा तो अच्छा सोल्यूशन बनेगा। तो दोनों बातें अलग अलग हुई। जनरली कहा जाता है कि जनरली जो भी डिसोल्यूशन है, जैसे नमक आप डिज़ोल्व कराते हैं, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जितने भी सॉल्ट डिज़ोल्व कराते हैं सब के सब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब गर्म पानी में नमक ज़्यादा डिज़ोल्व होता है ठंडे पानी के मुकाबले। अमोनियम क्लोराइड हुआ, सोडियम क्लोराइड, वो सारे के सारे। वैसे ही चीनी की बात कीजिए तो चीनी जब डिज़ोल्व कराते हैं तो वह भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ, कोई डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक हुआ, तो उसमें अगर टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी निश्चित रूप से घटेगी। और हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे? सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है हमको। जब हम आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ाकर ही वो काम करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आपको याद है कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो आप समझ गए होंगे कि सॉलिड जो सॉल्यूट है वो तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उस पर प्रेशर का असर होता ही नहीं। और जब उस पर प्रेशर का असर नहीं होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर भी प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। हम एक जुमला ये लिख देते हैं कि सिंस सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, दोनों के दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सो their solubility is not affected by pressure। उस पर प्रेशर का असर मोटा तौर पे नहीं होता है, हम लोग उसको नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन अगर उस पर प्रेशर का असर हो रहा होता, अगर वो कंप्रेसिबल होते, तब उस पर प्रेशर का भी असर होता और हम लोग उसको पढ़ते। यहाँ बात हो गई कि अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ
गैस इन लिक्विड, ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है और इसी में आता है हेनरीज लॉ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट और एप्लीकेबल जनरल लाइफ में हम लोग सामान्य जीवन में इसका खूब इस्तेमाल करते हैं हेनरीज लॉ का। तो हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये अब बहुत लंबा हो जाएगा, ये 50 मिनट का वीडियो हो चुका है। हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हेनरीज लॉ को, और उसके बाद फिर वेपर प्रेशर वगैरह है, चैप्टर्स तो अब स्टार्ट हो चुका है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन देना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। बच्चों, एक बात कहना चाहते हैं आपसे कि ये जो पढ़ाई हो रही है इसका आप नोट्स बनाएं और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सजेशंस भी लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को लाभ पहुँचे। ये चैनल फ्री टू एक्सेस है, आप सबके लिए फ्री है, आप इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है आपको, केवल आपका जो इंटरनेट खर्च होगा वही, और वो तो मिनिमम खर्च होता है। यूट्यूब पे जो वीडियो का फॉर्मेट डाला जाता है वो बहुत ही कंप्रेस करके डाला जाता है, आपका बहुत कम डाटा इसमें खर्च होगा। तो खैर आप इसको देखें और इससे लाभ उठाएं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।